हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो हम ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। इनका टेस्ट ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि मान लीजिए अगर आपकी कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी होने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है वो आपकी बॉडी में सही से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो एक तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि आपके ब्लड में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जिससे आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इसमें कोई अफेक्ट आए। ठीक है, दूसरा हम ये चेक करते हैं कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है और इसके अंदर ये डिसीज है कि ये इसकी ब्लड वेजल्स जो हैं उन ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आगे चल के इसके लिए लीथल हो सकता है। क्यों लीथल हो सकता है? मान लीजिए जो ब्लड वेजल्स के अंदर ये क्लॉट बन रहा है ये किसी स्मॉल ब्लड वेजल को ब्लॉक कर दे और वो ब्लड वेजल जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही होगी ब्लड, उस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और उस ब्लड में क्या हो जाएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पर्सन को कुछ एंटीकोगुलेंट ड्रग देता है, जैसे कि हेपेरिन, वॉरफेरिन। ये एंटीकोगुलेंट ड्रग जब हम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका असर पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है और उसके लिए भी हम क्या परफॉर्म करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दो तरह के ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, एक होता है ब्लीडिंग टाइम के लिए और एक होता है क्लॉटिंग टाइम के लिए। ठीक है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम की। तो ब्लीडिंग टाइम बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपकी कहीं चोट लगी, जैसे मान लीजिए आपकी फिंगर है, ठीक है, ये आपकी फिंगर है और फिंगर पे हमने यहाँ पे एक निडल पिंच किया। ठीक है, निडल पिंच किया तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड यूज आउट होगा। ठीक है, ब्लड निकलेगा यहाँ से। तो इंजरी के बाद से लेकर और हमारा ये ब्लड निकलना कब तक रुकेगा, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, इंजरी के स्टार्ट होने से लेकर ब्लड के रुकने तक का जो टाइम होता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम होता है बोलते हैं। और ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 1 to 6 मिनट। 1 से लेकर 6 मिनट के बीच में आपका जो ब्लड निकलना वहां से जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, अब इसको हम पता कैसे करते हैं कि इतना टाइम लगेगा, तो इसके लिए जो मेथड है वो है ड्यूक मेथड। अब ड्यूक मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ जो पिंच किया है जहां से ब्लड यूज आउट हो रहा है, वहां क्या करेंगे, वहां हम एक फिल्टर पेपर को या ब्लॉटिंग पेपर को हर 30 सेकंड्स बाद टच करेंगे। हर 30 सेकंड्स बाद टच करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे यहां से जो ब्लड आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, यानी दिखना बंद हो जाएगा उस पेपर पे। इसका मतलब क्या है कि ब्लड निकलना बंद हो चुका है, यानी ब्लीडिंग जो हुई थी वो अरेस्ट हो चुकी है। तो ये था ड्यूक मेथड, जिससे हम पता करते हैं कि ब्लीडिंग टाइम कितना होता है। देखिए, ब्लीडिंग टाइम का मतलब है कि वो टाइम जिसमें आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। अब ये ब्लीडिंग रुकती कैसे है तो उसका फिनोमेना मैंने आपको बताया था कि जहां आपने पिंच किया, मान लीजिए यहां आपके पिंच हुआ तो यहां पे क्या होता है, प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती हैं। क्या जमा हो जाती हैं? प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती हैं और ये प्लेटलेट्स आके बनाती हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। क्या बनाती हैं? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग है ये किसके द्वारा अचीव हो रही है, तो इट इज अचीव्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन से ये जो ब्लीडिंग टाइम होती है ये हमें अचीव होती है। अब देखो, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए, क्या हो जाए, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए। ठीक है, तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा तो ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन में जो टाइम होगा और टाइम ड्यूरेशन जो लगता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डिसीज होती है जिसको हम परप्यूरा बोलते हैं, परप्यूरा में क्या होती है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। परप्यूरा डिसीज में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, यानी उसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो ब्लीडिंग टाइम कब इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है परप्यूरा डिसीज के केस में, जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये था ब्लीडिंग टाइम। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो क्लॉटिंग टाइम क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि ये आपके कहीं चोट लगी थी, यहाँ पे मान लीजिए इस एरिया में चोट लगी थी और चोट लगने के कुछ बाद यहाँ पे ब्लीडिंग हुई। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि ब्लीडिंग रुक गई और ब्लीडिंग रुकने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ। क्या बना? क्लॉट बना। तो किसी भी इंसान के इंजरी लगने के बाद से लेके क्लॉट फॉर्मेशन तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। तो इंजरी के बाद क्लॉट बनने तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्लॉटिंग टाइम हमें कैसे मिलता है, तो जो क्लॉटिंग टाइम कैसे मिलता है वो समझिएगा आप। जो आपका जो प्राइमरी, पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी चोट लगी थी तो यहाँ पे मान लीजिए इंजरी हुई थी,
तो सब पहले तो यहाँ पे यही होगा कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट होगा। क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। अब इस एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स के ऊपर क्या होगा, फाइब्रिन्स का डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, फाइब्रिन्स का। तो यहाँ पे ये बनेंगे फाइब्रिन्स, यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रिन्स का डिपोजिशन होगा। और जैसे ही इस पे फाइब्रिन्स का डिपोजिशन होगा, ये अब जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था ये अब क्या कहलाएगा, क्लॉट कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग पे जब फाइब्रिन्स का जो थ्रेड है, फाइब्रिन का जो नेटवर्क है वो आ जाता है, तो ये जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है ये क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्लॉट के बनने तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। तो क्लॉटिंग टाइम कैसे अचीव होता है, इट इज अचीव्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, अचीव्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। और क्लॉट कैसे बनेगा, ये जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था इस पे जब फाइब्रिन्स का जो मेसवर्क आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, तो ये जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था जो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस क्लॉट के बनने तक के टाइम को हम क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग टाइम बोलेंगे। और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 6 to 10 मिनट, 6 से 10 मिनट में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसको हम पता करते हैं कि ये टाइम 6 से 10 मिनट तक ही लगा, ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके कहीं फिंगर है और यहाँ पे हमने पिंच किया, इस फिंगर पे हमने यहाँ पे कहीं पिंच किया, और यहाँ पे जब पिंच करेंगे वहां पे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ब्लड को क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत ही पतली क्या होती है, एक प्लास्टिक की एक कैपिलरी होती है, उसमें हम इसको सक करते हैं इस ब्लड को। ठीक है, तो यहाँ पीछे यहाँ इस जगह पे प्रेस करके हम इस ब्लड को इसके अंदर फिल करते हैं। क्या करते हैं, इस ब्लड को इसके अंदर फिल करते हैं, और इस कैपिलरी को, इस स्मॉल कैपिलरी को क्या करते हैं, हम ब्लड से फिल कर लेते हैं। इस स्मॉल कैपिलरी को क्या करते हैं, हम ब्लड से फिल कर लेते हैं। कि ये मैंने यहाँ पे मोटा थोड़ा थिक कैपिलरी दिखाया है, बट इट इज वेरी स्मॉल कैपिलरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपिलरी में ब्लड को सक कर लेंगे, और हर 30 सेकंड बाद क्या करेंगे, हम इस कैपिलरी का छोटा सा हिस्सा तोड़ के देखेंगे। जब आप छोटा सा हिस्सा ऐसे करके तोड़ के देखोगे, तो अगर आपको ब्लड दिखता है, तो इसका मतलब भी आपका क्लॉटिंग टाइम नहीं आया है। लेकिन जैसे अगर आप उसको तोड़ते हैं और आपको छोटे से भी फाइबर्स दिखने लग जाते हैं, तोड़ते टाइम पे अगर आपको उस कैपिलरी के अंदर फाइबर्स का डिपोजिशन अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका क्लॉटिंग टाइम आ चुका है। तो इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब मेथड से हम क्लॉटिंग टाइम को पता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। सॉरी, एक पॉइंट और रह गया इसमें। देखो, जो हीमोफीलिया होती है एक डिसीज, इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम में डिले हो जाएगा। क्लॉटिंग जो होगी वो डिले हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। क्लॉटिंग या तो डिले हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ज्ड हो जाएगा या फिर इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है परप्यूरिया डिसीज में। तो हम आपको बता रहे थे ब्लीडिंग टाइम जो इंक्रीज होता है वो परप्यूरिया डिसीज में इंक्रीज होता है, और जो आपका क्लॉटिंग टाइम होता है वो इंक्रीज होता है किसमें, हीमोफीलिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, सिंपली वही, जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, और आपके इस ब्लड वेसल में नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है। ब्लड क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है। लेकिन ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी या ड्यू टू एनी एबनॉर्मल कंडीशन, अगर इस कैपिलरी के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, क्या हो जाए, इस ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस क्लॉट को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस बोलेंगे। और इस प्रोसेस को, इस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है कि जो आपकी ब्लड वेसल है उसके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो। इट इज ड्यू टू आइदर एनी एबनॉर्मलिटी और एनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो क्या कॉजेस हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है या ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है इनसाइड अ हेल्दी ब्लड वेसल। इनसाइड अ हेल्दी, सपोज करिए हेल्दी ब्लड वेसल्स थी, पहले हेल्दी ब्लड वेसल के अंदर तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सॉरी, हेल्दी ब्लड वेसल के अंदर तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर किसी भी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो समझते हैं। पहला, इंजरी टू ब्लड वेसल, किसी भी इंफेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी एजेंट की वजह से। मान लीजिए कि क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल है ये जो जिस लेयर से मिलकर बनी होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम सेल्स की जो लेयर होती है वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स के वॉल्स का फॉर्मेशन करती है। तो मान लीजिए किसी भी इंफेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, ये जो लेयर है एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की, ये अगर डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है कि जैसे ये डैमेज होती है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है।
और फिर क्या हो जाता है, ये क्लॉट के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और हम कहते हैं कि ये इनिशिएट कर रहा है किसको, थ्रोम्बोसिस को। सिंपल सी बात, ये आपकी कोई मान लो ब्लड वेजल थी, यहाँ पे किसी भी इंफेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज हुआ। जहां डैमेज होता है वहां पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है और ये एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स ही किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, थ्रोम्बस में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए और क्या रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, अगर मान लीजिए ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाए। अब देखिए ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसमें प्लेटलेट्स थी वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगी। जब धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगी तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो प्लेटलेट्स इस ब्लड में हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं, 2 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ये अमाउंट होता है। अब इतने स्मॉल से एरिया में इतनी सारी प्लेटलेट्स है और ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो चांसेस होते हैं कि ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, आपस में एग्रीगेट कर जाएं। क्या कर जाएं, एग्रीगेट कर जाएं। और एग्रीगेट करने के बाद इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, फाइब्रिन का थ्रेड आ जाता है या फाइब्रिन के मेसवर्क आ जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है वो मान लीजिए कि किसी भी एंटीजन की वजह से, मान लीजिए बाहर से कोई एंटीजन आया और उस एंटीजन की वजह से या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आया, उसकी वजह से क्या हुआ, एग्लूटिनेशन हो गया आरबीसी का, यानी आरबीसी क्या हो गई, एकदम जमा हो गई। आरबीसी क्या हो गई, जमा हो गई। किसी भी केमिकल की वजह से, किसी भी टॉक्सिक केमिकल की वजह से, एंटीजन की वजह से आरबीसी जमा हो गई एक जगह पे और उसके ऊपर क्या हुआ, फाइब्रिन का थ्रेड आ गया। क्या आ गया, फाइब्रिन का थ्रेड आ गया। तो इससे भी क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है और प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो करते हैं इस थ्रोम्बोसिस को, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है या आरबीसीज का एग्रीगेशन हो जाता है, उन केमिकल्स के नाम है जैसे आर्सेनिक, मरकरी या फिर पॉइजनस मशरूम या स्नेक वीनम। तो ये वो केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करते हैं या फिर आरबीसी का एग्रीगेशन करते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, फाइब्रिन का मेसवर्क आता है और वो क्या करता है, थ्रोम्बोसिस करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस करता है यानी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्रोटीन सी। क्या नाम होता है, प्रोटीन सी। ये प्रोटीन सी क्या करती है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिवेट करती है। क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है। क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है। तो अगर ये इन फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से की वजह से अगर ये प्रोटीन सी ना हो, अगर प्रोटीन सी नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन सी अगर एब्सेंट होगी तो ये जो इनएक्टिव करती थी इन क्लॉटिंग नंबर 5 और 8 को, तो ये इनएक्टिव नहीं कर पाएगी और ये फैक्टर क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और फैक्टर से एक्टिव रहेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग भी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी और हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जब प्रोटीन सी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर एब्सेंट रहती है तो उस कंडीशन में जो बच्चा या एम्ब्रियो की कंडीशन में जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है वो उसी टाइम पे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेथ इन इन्फेंसी। अच्छा, थ्रोम्बोसिस का क्या दिक्कत है, थ्रोम्बोसिस होने से क्या दिक्कत होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपकी कोई ब्लड वेसल है और इसके अंदर किसी भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये चांसेस होते हैं कि जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड फ्लो करता है तो क्या होता है कि या तो ये पूरा का पूरा क्लॉट या इस क्लॉट के छोटे छोटे टुकड़े, इस क्लॉट के क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, वो यहां से सेपरेट होते हुए जाएं, यहां से सेपरेट होके जाएं और वो क्या करें, किसी स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक करते हैं। मान लीजिए ये स्मॉल ब्लड वेसल थी और इन क्लॉट ने क्या किया, यहां पे इनको ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं ये किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दे रही हो सकता है ये ब्रेन को सप्लाई दे रही हो सकता है ये हार्ट को सप्लाई दे रही हो, यानी किसी ना किसी ऑर्गन को सप्लाई दे रही हो। अगर ये थ्रोम्बस अगर क्लॉट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है इन ब्लड वेसल्स को, तो इन ऑर्गन्स पे ब्लड की सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन ऑर्गन्स के जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। क्या हो जाती है, टिश्यू की जो क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है। तो अगर कोई भी थ्रोम्बस किसी भी स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म, और वो छोटा सा टुकड़ा जो उस स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है उसको हम बोलते हैं एम्बुलस। तो यहां ये क्या था, थ्रोम्बस, ये क्या था, थ्रोम्बस। इस थ्रोम्बस का टुकड़ा अगर किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है तो इस प्रोसेस को तो बोलेंगे एम्बोलिज्म। क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म। और इस छोटे से क्लॉट को बोलेंगे एम्बुलस। इस छोटे से क्लॉट को क्या बोलेंगे, एम्बुलस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब इस एम्बुलस की वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन पर
ब्लड की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है या एकदम खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया के जो टिश्यू होते हैं वहां पे ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उस एरिया में जो होती है जो टिश्यू होता है वो या तो डैमेज होने लगता है या फिर उस टिश्यू की डेथ होती है। अगर उस टिश्यू की डेथ होती है तो हम उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं नेक्रोसिस। टिश्यू की डेथ को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। देखो टिश्यू की डेथ जो होती है वो कई रीजन से हो सकती है। इन्फ्लेमेशन से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं टिश्यू की डेथ के। तो हमने नेक्रोसिस एक कॉमन टर्म दे दिया है कि टिश्यू की डेथ किसी भी रीजन से होती है तो उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर टिश्यू की डेथ पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी से हो, अगर मान लीजिए टिश्यू की डेथ अगर ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी से हो तो हम उसको इन्फाक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन। तो नेक्रोसिस और इन्फाक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो टिश्यू है उसकी डेथ हो रही है, रीजन कोई भी हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ब्लड सप्लाई डेफिशिएंसी, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई डेफिशिएंसी की वजह से ही डेथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फाक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस्केमिया क्या होता है? इस्केमिया का मतलब होता है अगर किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है ब्लड वेजल्स के ब्लॉकेज की वजह से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस्केमिया। तो इस्केमिया का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं? इस्केमिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस्केमिया, नेक्रोसिस और इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, तो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से या तो ब्लीडिंग टाइम या फिर क्लॉटिंग टाइम में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है? इंक्रीज कर जाते हैं। तो वो डिसऑर्डर्स या वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है या क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज होता है उनको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले हम जिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं वो है हीमोफीलिया। इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं और ये डिस्कवर किया था जॉन ओटो ने। अच्छा, अब हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है? क्यों क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? तो इसका रीजन है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अच्छा, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी या फिर या तो नहीं होगी या फिर क्या होगी? डिले होगी। क्या होगी? डिले होगी। अगर डिले होगी तो जो क्लॉटिंग टाइम था, जो क्लॉटिंग टाइम हमारा अप टू 10 मिनट था, जो हमारा नॉर्मली जो क्लॉटिंग टाइम था अप टू 10 मिनट था, वो डिले होके हाफ आवर से लेकर 24 आवर्स तक या उससे भी ज्यादा तक हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट थे, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्लॉटिंग टाइम क्या हो गया? प्रोलॉन्ज्ड हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोफीलिया होता है, जो हीमोफीलिया होता है ये बेसिकली 3 तरह का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। तो जो ए और बी जो होता है इसके जो जीन्स होते हैं, जो हीमोफीलिया ए और बी जिन क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, जिन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उनके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में क्या होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने वाले जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो जीन रिसेसिव कंडीशन में होते हैं तब ये डिसीज होती है। यानी ये कैसा डिसऑर्डर है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो हीमोफीलिया है वो 3 तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। तीनों के बारे में बात करते हैं। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया या रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ये हर 5000 में से एक इंसान को मोस्टली होती है, और ये जनरली पाई गई थी ये पाई गई थी क्वीन विक्टोरिया के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हीमोफीलिया ए है ये डिसीज कॉज होती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 यानी कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये एब्सेंट होता है। अब देखो इस फैक्टर को बनाने वाला जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और ये जब जीन रिसेसिव कंडीशन में होता है तब ये जो डिसीज है ये अकर होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हीमोफीलिया ए जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये जो बीमारी है ये जनरली मेल्स में पाई जाती है कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि जब फीमेल्स के अंदर अगर ये बीमारी होती है तो फीमेल्स की जो डेथ होती है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो जाती है ड्यू टू द वायबिलिटी ऑफ दिस जीन। अगर मान लीजिए अगर कोई भी फीमेल हीमोफिलिक है
और हीमोफीलिया ए से अगर अफेक्टेड है तो उसकी जो डेथ होती है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाती है, और इसलिए ये डिसीज जो है हमें बेसिकली मेल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं। ये हीमोफीलिया ए से कम कॉमन है, ये 50,000 में से किसी 1% में पाई जाती है। और इसका ये जो डिसीज होती है हीमोफीलिया बी, ये जो इसका जो फैक्टर होता है जो एब्सेंट होता है इसमें, वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 9 की एब्सेंस की वजह से ये डिसीज होती है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, इसका जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे और एक्स क्रोमोसोम पे। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये तब एब्सेंट होता है जब ये जो जीन है हमारा ये रिसेसिव कंडीशन में हो। रिसेसिव कंडीशन में हो तो इसलिए हम इस डिसीज को क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो एब्सेंट होता है इस कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट इज हीमोफीलिया सी। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इस डिसीज में जो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है वो है क्लॉटिंग फैक्टर 11, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस फैक्टर को बनाने वाला जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। किस पे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। इसलिए ये क्या होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है, ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बात समझ में आ गई? तो ये हमने डिस्कस किया था हीमोफीलिया के बारे में। अब बात करते हैं हम पर्प्यूरा के बारे में। तो पर्प्यूरा डिसीज क्या होती है? पर्प्यूरा डिसीज में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेजल्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, इसके या बॉडी के अंदर, वो रप्चर होने लग जाती हैं। अब वो रप्चर क्यों होने लग जाती हैं? क्योंकि क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी जो स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर होने लग जाती हैं। और जब वो रप्चर होने लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलने के आने लगता है। अब ब्लड बाहर निकल के आने लगता है तो हमारी स्किन पे क्या होते हैं? स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं। उस ब्लड के स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, जिनको हम हीमोरेजिक स्पॉट्स भी बोलते हैं। अब जो हीमोरेजिक स्पॉट्स होते हैं ये हमें पर्पल कलर के दिखते हैं, ठीक है? इसलिए हमने इस डिसीज को क्या बोला? पर्प्यूरा। ये डिसीज क्यों होती है? क्योंकि इस डिसीज में प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है, या जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एबनॉर्मल उनकी शेप हो जाती है, जिनको यूजुअली क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस कंडीशन में जो आपका ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लीडिंग टाइम क्यों इंक्रीज हो जाता है तो समझिएगा, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम हम किससे अचीव करते थे? ब्लीडिंग टाइम हम अचीव करते थे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स से। मैंने आपको बताया था एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स से हम क्या अचीव करते थे? ब्लीडिंग टाइम। क्योंकि मान लीजिए ये आपके यहाँ कोई पंक्चर हो गया, यहाँ कोई ब्लड वेसल पंक्चर होगी तो यहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर जाती थी, ठीक है, और ब्लीडिंग रुक जाती थी। इसी को हम ब्लीडिंग टाइम बोलते थे। लेकिन अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स का काउंट कम है, डेफिशिएंसी प्लेटलेट्स है, तो ये जो एग्रीगेशन होगा इसमें भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। जब प्लेटलेट्स कम है तो जमा होने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इसलिए ब्लीडिंग टाइम इस डिसीज में क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वॉन विली ब्रेन डिसीज। वॉन विली ब्रेन डिसीज में क्या होता है कि मान लीजिए आपके कहीं चोट लग जाती है, तो यहां से जो ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और इस छोटी से छोटी इंजरी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है जिसका नाम है वॉन विली ब्रेन फैक्टर। तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिसीज होती है। अच्छा, इस प्रोटीन का काम क्या होता है? इस प्रोटीन का ये काम होता है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे ये ब्लड वेसल थी और ये ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज होती है, ये ब्लड वेसल यहाँ पे इस जगह पे डैमेज होती है, इस जगह पे मान लीजिए डैमेज होती है। तो जहां से ये डैमेज होती है उसके पास की जो सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं वॉन विली ब्रेन फैक्टर। ये वॉन विली ब्रेन फैक्टर जो होता है ये क्या करता है? इस प्लाज्मा में, इस ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको अपने पास एग्रीगेट करने का काम करता है। तो यहाँ ब्लड प्लेट्स को, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको एग्रीगेशन करने का काम करता है। तो अगर ये प्रोटीन एब्सेंट होगी तो ये जो एग्रीगेशन का काम है, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करने का काम था, वो भी क्या होगा? नहीं होगा। और एग्रीगेशन का काम नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइमरी प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगी? कंटिन्यूअस क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। बात समझ में आ गई? कंटिन्यूअस क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड द ब्लड टेस्ट। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।